गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसका कोड है BEC 101 फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे उनके लिए 201 हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट 5 की 5 जो यूनिट हैं, ठीक है, ऑल 5 यूनिट्स हम यहाँ पर कवर अप करेंगे और हमारा टारगेट है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और उसमें 12 आउट ऑफ 14, यानी कि आपका सेक्शन ए, अगर आपको ध्यान हो, जो आप एक पहला पेपर अभी आप देकर आ चुके हैं अपना, उसमें सेक्शन ए जो है वो 14 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो उस सेक्शन को हमें यहाँ पर टारगेट करना है इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, आप लोग भी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यूनिट 4th और 5th मुझसे पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बच्चे फिजिक्स का पेपर देकर आए हैं, अपना सबसे पहला फिजिक्स का पेपर, अगर वो पेपर को आप एनालाइज करेंगे तो मेरी सारी वीडियोस जो मैंने पढ़ाई हैं, अगर बच्चों ने अच्छे से देखी हैं, तो 61 मार्क्स का आउट ऑफ 70 वहाँ से आपको मिला है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ बोल रहा हूँ, मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो आप मैच कर सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। ठीक है, साथ के साथ आप उसमें देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स आए थे, थोड़ा सा मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देकर जाएंगे उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, उसको रिलेट करना चाह रहा हूँ मैं। जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर हो चुका है, जो बच्चे इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उनके क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जो वीडियो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको। जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, जैसे लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कराने के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिला देते हैं, तो वो आपका सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंच जाता है। यही आपका मॉड्यूलेशन होता है। अगर एडवांटेजेस का बात करें तो सबसे पहली एडवांटेज और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हो जाती है, एंटीना की साइज को रिड्यूस करता है, सिग्नल की मिक्सिंग को नहीं होने देता है, कम्युनिकेशन रेंज इंक्रीज कर देता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है और मिक्सिंग नहीं होगी तो मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल होती है। बैंडविड्थ में एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लेक्सिंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है। और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, जो रिसीविंग एंड पर आपको सिग्नल मिल रहा है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपसे दो एडवांटेजेस पूछी गई हैं मॉड्यूलेशन की। मैंने यहाँ पर आपको 6 प्रोवाइड कराई हैं, जो भी आपको इजी लगे 2, क्योंकि वो 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने 6 प्रोवाइड करा दी हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूट। एक क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए, जो क्वेश्चन में आपको पूछा था एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन, लेकिन मैंने उससे पहले मॉड्यूलेशन भी आपको बता दिया है, तो आप उसको भी तैयार रखेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। लैंग्वेज बदल सकती है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन जो मैं आज यहाँ पे आपको बताऊंगा वो सब आपको कवर अप करके जाना है। अब एक क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन से पूछ सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बेस 9 में एक नंबर दिया हुआ है और कन्वर्ट कराया है 5 में। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बताया हुआ है कि आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप पहले 9 से कन्वर्ट करेंगे 10 में, फिर उस 10 को कन्वर्ट करेंगे 5 में। ये मैंने करा हुआ पहले से इसलिए रखा हुआ है कि जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में हम अच्छी वीडियो को और अच्छे सारे टॉपिक्स को कवर अप कर सकें। तो जब आप 9 बेस से 10 बेस में जाते हैं तो आप हर डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेंगे बेस से, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। 6 की मल्टीप्लाई 9 से, 3 की मल्टीप्लाई 9 से, 7 की मल्टीप्लाई 9 से, और फिर स्टार्टिंग से हम पावर 9 की लगाना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 इस तरीके से। आपके पास कैलकुलेटर है, आप सॉल्व आउट करेंगे, देन वी गेट 520 और उसका बेस हो जाएगा 10। अब जैसे ही हमारे पास बेस 10 आया, अब इस बेस 10 को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में, और उसके लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसको डिवाइड करते चले जाएंगे बेस से, जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 5 से डिवाइड किया। बस आप कैलकुलेटर से यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेटर आपको पॉइंट्स में वैल्यूज दिखाएगा,
अगर आपका कोई रिमाइंडर बचता है तो आप इधर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसको नीचे से आप काउंट करेंगे या नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ आप चलेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4040। आप नीचे से चले 4, फिर 0, फिर 4, फिर 0, इस तरीके से आपने नोट डाउन कर लिया। तो यहाँ पर जो ये नंबर आया 4040, ये बेस 5 का नंबर है। तो आपका कन्वर्जन हो गया 637 जो बेस 9 में था इंटू 5 बेस, वो आ गया आपका 4040। ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि जहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आज उससे अलग प्लेस पर बैठा हूँ, तो उस पर आप ध्यान ना दें, ठीक है। चलिए, तो ये दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। लेकिन जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा या जो फिर इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे उसमें वैल्यूज़ बदल सकता है, बेस बदल सकता है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करना है कि आपको मैंने क्या बताया है। उसके लिए पूरी एक नंबर कन्वर्जन की वीडियो है, अगर आप उसको देख सकते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास, मैं मानता हूँ या मेरा एक गैस है कि 5+ मार्क्स आपके नंबर कन्वर्जन से आएंगे ही आएंगे जरूर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर। कोई भी नंबर आपको दे देगा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा या टूस कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो जो भी आपको नंबर दिया हुआ है पहले तो वो देखना है आपको बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब बाइनरी फॉर्म आपके पास होगी तो आप हर एक डिजिट को इन्वर्ट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बाइनरी सीक्वेंस लिखा हुआ है। फिर आप इस देख रहे होंगे 1 को हमने 0 में कन्वर्ट किया, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 0 को 1 में और 1 को 0 में। तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, यानी कि आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। जब आप टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसकी LSB जो सबसे लास्ट की बिट है उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। देन फाइनली जब आप 1 ऐड कर देंगे तो जो भी नंबर आपको मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, स्टेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है 2 नंबर में। तो ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ। दोनों कैसी हैं, आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, दोनों एक वायरलेस टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं। देखते हैं क्या है। ब्लूटूथ इज ईजियर टू यूज एंड कंज्यूम लेस पावर देन द वाईफाई बिकॉज इट ओनली रिक्वायर एन एडेप्टर ऑन ईच कनेक्टिंग डिवाइस। यानी कि ब्लूटूथ ईजी है यूज करने में, कम पावर कंज्यूम करती है, क्योंकि इसमें आपको रिक्वायर होती है एक एडेप्टर जो आपकी दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर सके, या एक कनेक्शन की जो दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर सके। जबकि वाईफाई इज मोर सिक्योर देन द ब्लूटूथ। अगर आपकी एडवांटेज ब्लूटूथ की कुछ होती है वाईफाई को लेकर, तो वाईफाई की भी एडवांटेज है कि वो मोर सिक्योर होता है कंपेयर टू द ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज लेस सिक्योर, है ना, देन अदर वायरलेस टेक्नोलॉजीज सच एज वाईफाई, ठीक है। वाईफाई अलाउ मोर डिवाइसेस एंड यूजर टू कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। और वहीं पे देखें तो वाईफाई में एक साथ एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा यूजर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ में आप एक के साथ एक का ही पेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है, दोनों आप यूज़ करते हैं तो आप अपने तरीके से भी दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब सभी बच्चों के लिए फैसिलिटी है कि आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कॉपी में लिख सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। तो इसलिए मैं आपको डिक्टेट भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं डिफरेंट तरीके के। तो जैसे पहले है बुलियन फंक्शन जो 4 वेरिएबल्स है और उसमें आपको इस तरीके से दे दिया गया है और पूछ लिया उसका ये फॉर्म। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि समेशन दिया हुआ है तो ये आपकी सॉफ्ट फॉर्म दी हुई है। पाई पूछा है, दैट मीन्स पॉज फॉर्म पूछी है। सबसे पहले चेक करेंगे कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 2 की पावर 4, दैट मीन्स 16, और 16 का मतलब है 0 से 15 तक नंबर आपके जाएंगे। तो जब आप सॉफ्ट से पॉज फॉर्म में आप अपने नंबरिंग को लिखना चाहते हैं, तो जो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं उससे जो मिसिंग नंबर्स हैं, यानी कि
वहाँ पर जो नहीं दिए हुए हैं उन नंबर्स को आप नोट डाउन कर देंगे। तो जो नंबर दिए हुए हैं वो ये हैं 3, 7, 11, 14, 15, यानी कि 5 टर्म आपको दी हुई हैं। रिमेनिंग जो टर्म्स हैं, क्योंकि 16 होनी चाहिए, 11 जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9, 10, 12 और 13 ये नंबर्स नहीं हैं। तो आप इन नंबर्स को नोट करेंगे तो ये आपका जो नंबर होंगे दैट्स कॉल्ड द पॉस फॉर्म, और जिस फॉर्म में इसने आपका कन्वर्जन पूछा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अगर 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे कितनी होंगी वहाँ पर। तो 2 की पावर 3 वहाँ पर 8 होनी चाहिए। जो भी मिसिंग होगा वो आप वहाँ पर लिख देंगे। सेम एज इट इज, अगर यही टर्म आपको पॉस में दी होती और आपको सॉप में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस यही आपको फॉलो करना है। जो मिस है वही आपकी दूसरी फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे पूछा है कन्वर्जन बाइनरी से हेक्साडेसिमल, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 और हेक्साडेसिमल का 16। तो सबसे पहले हमें पेयर करना होता है लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट या फिर लेफ्ट साइड या राइट साइड 4 बाइनरी नंबर्स का। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। पॉइंट से जब हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो 4 का पेयर करके चलेंगे, फिर 4 का पेयर करेंगे। अगर नंबर कम है तो आप लास्ट में जैसे हमने यहाँ पर 2 0 ऐड कर लिए। सेम एज इट इज, जब आप राइट साइड चलेंगे तो राइट साइड आप 4 का पेयर करके चलेंगे। ठीक, फिर आप उनको कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है 1, 2, 4, 8, तो जहाँ जहाँ पर 1 है उनको आप ऐड कर लेंगे और दोनों जो या फिर जो भी बची हुई डिजिट्स हैं उनको आप कट कर देंगे और इनको ऐड कर लेंगे। तो 2 + 1 ये 3 आ गया। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 4, 8, तो इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, देन वी गेट 6, 1, 2, 4, 8, दोनों को कट करेंगे, देन 4 + 2 6। बच्चे क्या करते हैं कि हम पेयरिंग इधर से कर रहे हैं राइट साइड की तरफ, तो नंबर भी आप ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 4, 8, जबकि ये गलत है। आपको नंबरिंग ऐसे ही करना है ऊपर से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया 36.6 इंटू हेक्साडेसिमल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेस 10 को कन्वर्ट किया जा रहा है बेस 2 में, यानी कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसमें मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया कि डेसिमल से किसी भी बेस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस बेस से आप डिवाइड करते चले जाएंगे गिवन नंबर को, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू दी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको 2, 3, 1 को डिवाइड करना स्टार्ट किया। 2 से हम करते चले जाएंगे, इधर रिमाइंडर लिखेंगे, और रिमाइंडर जो आएगा जब हमारे पास लास्ट में 0 रिमाइंडर बच जाएगा या फिर 0 वैल्यू बच जाएगी तो हम नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे अपना नंबर, या नोट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। जब हमने नोट डाउन करना स्टार्ट किया तो हमने लिखा 1 1 1 1 0 0 1 1 1 पॉइंट। फिर मैंने क्या कहा था, पॉइंट के बाद जो वैल्यू दी हुई है उसको उसी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और पॉइंट से पहले जो भी नंबर हमारे पास आता रहा मल्टीप्लाई करने पे, जिसको मैंने यहाँ पर ये सर्किल किया हुआ है, वो आप नोट डाउन करते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इस सर्किल नंबर्स को नोट डाउन करेंगे तो ये अब आप अप टू डाउन करेंगे, दैट मीन्स 0 1 0 1 1 1। तो ये कन्वर्जन हो गया बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, अब इस तरीके से आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई आप गिवन बेस से कर दीजिए, जिस बेस की फॉर्म में वो दिया हुआ है। तो जैसे 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 0 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से। फिर आप यहाँ से पॉइंट से पहले से 0 1 2 3 और 4 ये पावर लगाना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट के बाद आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो माइनस पावर होगी 2 की बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। देन आप इनको सॉल्व आउट कर लेंगे और फाइनली यू गेट द कन्वर्जन इनटू द डेसिमल फॉर्म 27.5 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर आप देखेंगे 5 3 4 8 यानी कि ऑक्टल फॉर्म में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो सिंपल हर एक डिजिट को आप जिस बेस में दी हुई है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सबसे एंडिंग यानी कि जो सबसे
लास्ट की डिजिट दी हुई है, वहाँ पर आप 8 की पावर 0, 1, 2 इस तरीके से लगाना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग फ्रॉम द कैलकुलेटर यू गेट 348, ठीक है। और ये 348 है डेसिमल नंबर। तो ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ था 534, आपने जब कन्वर्ट किया यू गेट 348 किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया आपका ऑक्टल से डेसिमल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, इफ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एनी टू अर्थ स्टेशन थ्रू ए सैटेलाइट देन इट इज कॉल्ड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, दो प्लेसेस के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और वो कम्युनिकेशन जिसकी हेल्प से हो रहा है तो वो उसको नाम दे देते हैं। जैसे ये सैटेलाइट की हेल्प से हो रहा है तो दैट्स कॉल्ड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर ये मोबाइल की हेल्प से होता है तो दैट्स कॉल्ड द मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना। इन दिस कम्युनिकेशन electromagnetic waves are used as carrier signal. These signals carry the information such as voice, audio, video or any other data between ground and space or vice versa, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये सैटेलाइट वाला अगर 2 नंबर में पूछता है तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत पूछता है। Same as it is universal gate, most and most important. Why are they called the universal gates? यानी कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं और क्यों इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो सीधी भाषा में अगर बताएं तो यूनिवर्स मीन्स होता है जो सब में मान्य हो, है ना। तो यूनिवर्सल गेट भी वो है कि जो हर एक चीज को इम्प्लीमेंट कर सके, हर एक बुलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सके। और जब वो हर एक बुलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इसीलिए उनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो ए यूनिवर्सल गेट या ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट इज ए लॉजिक गेट दैट कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑल द या ऑल अदर लॉजिक गेट्स लाइक एंड और नॉट। यानी कि इसकी हेल्प से आप कोई सा भी दूसरा गेट बना सकते हैं। इसलिए द basic logic gates can be represented or created with the help of universal digital logic gates। यानी कि कोई सा भी गेट आप इन गेट की हेल्प से बना सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। या फिर कोई भी एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं, नैंड और नॉर, ठीक है। ये दो आपके यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे है डिफरेंस बिटवीन द CDMA एंड GSM। ये दोनों एक वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले GSM क्या है, GSM स्टैंड्स फॉर द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, वाइल द CDMA स्टैंड्स फॉर द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। यानी कि दोनों में डिफरेंस पता चल गया। फिर GSM यूज FDMA एंड TDMA यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का यूज करता है GSM। फिर GSM सपोर्ट ट्रांसमिटिंग डेटा एंड वॉइस बोथ एट वंस बट CDMA डज नॉट हैव दिस फीचर। CDMA इस फीचर को नहीं देता है जो GSM प्रोवाइड कराता है कि डेटा और वॉइस दोनों एक साथ ही प्रोवाइड हो सकते हैं। The main difference between the GSM and CDMA is that in GSM the customer information is put on a SIM card which can be moved to a new mobile phone। यानी कि GSM और CDMA में क्या एक मेन डिफरेंस है कि कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है GSM में वो एक सिम कार्ड में होती है और वो सिम कार्ड आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग सिम यूज़ करते हैं। जबकि whereas only the mobile phone from a set of whitelisted companies can be used with a CDM network। जबकि CDM नेटवर्क क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर फोन होता है, उसको आप एक फोन से दूसरे फोन में यूज नहीं कर सकते। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन द CDMA एंड GSM, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक
क्वेश्चन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायोड, यानी कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि डायोड पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने का रिजल्ट क्या आता है, इन द जनरेशन ऑफ मोर चार्ज कैरियर्स, है ना, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो चार्ज कैरियर्स भी ज़्यादा जनरेट होंगे, और चार्ज कैरियर जनरेट हो रहे हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। और इसका रिजल्ट क्या मिला कि जो करंट फ्लो हो रही है डायोड में वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन एफईटी एंड बीजीटी। यहाँ से आपको एफईटी और बीजीटी में डिफरेंस पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द बीजीटी एंड जेएफईटी, है ना, तो ये आपको जरूर करके जाना है। तो क्या डिफरेंसेस हैं, बीजेटी इज मोर सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि बीजेटी जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज, जो उस पर वोल्टेज अप्लाई है, यानी कि बीजेटी की जो वर्किंग है वो डिपेंड करेगी अप्लाइड वोल्टेज पर। एफईटी इज लेस सेंसिटिव टू द वेरिएशन इन द अप्लाइड वोल्टेज। वहीं पर अगर हम एफईटी को देखें तो ये उसके कंपैरिजन में कम इफेक्टिव होता है, कम सेंसिटिव होता है जो उस पर अप्लाइड कर रहे हैं वोल्टेज के उसके द्वारा। बीजेटी हैज़ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बीजेटी में एक रिलेशन होता है लीनियर उसके इनपुट और आउटपुट में, जबकि एफईटी हैज़ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जबकि एफईटी में अगर हम देखें तो उसकी इनपुट और आउटपुट में कोई भी लीनियर रिलेशन नहीं होता, यानी कि नॉन लीनियर रिलेशन होता है। ठीक, तो ये आपका डिफरेंस हो गया एफईटी और बीजेटी में। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है डायोड में, ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। अब आगे फिर एक कन्वर्जन दिया हुआ है बेस 2 से बेस 16 में, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पॉइंट से आप लेफ्ट साइड चलेंगे तो 4 का पेयर बनाकर चलेंगे, पॉइंट से राइट साइड चलेंगे तो आप 4 का पेयर बनाकर चलेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप डिजिट को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर ये 2 डिजिट्स हमने बढ़ाई हैं, ऐसे यहाँ पर हमने एक डिजिट बढ़ाया है, फिर आप उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो फाइनली वी गेट दिस वन। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा क्योंकि एक पूरा वीडियो नंबर कन्वर्जन पर मैंने बनाया हुआ। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई करने का बुलियन फंक्शन को। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को एनालाइज करेंगे कि आप कौन सी टर्म किसके साथ लें कि जिससे कि आप फंक्शन को मिनिमाइज करना स्टार्ट तो करें कम से कम। तो हमने यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया और इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया। यहाँ से आपने देखा ए बार सी बार आप कॉमन लेंगे, देन ब्रैकेट में आपको मिलेगा बी बार प्लस बी, सेम एज इट इज हियर बी बार प्लस बी। और हमें पता है एक बुलियन फंक्शन होता है या बुलियन लॉ होता है कि उसमें ए प्लस ए बार, यानी कि एक वेरिएबल का अगर हम उसमें एडिशन कर रहे हैं उसके इन्वर्जन से या उसके इन्वर्ट से, देन वी गेट वन। चाहे वो वेरिएबल ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, कुछ भी हो सकता है, आपको वहाँ पर वन ही मिलेगा। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर भी वन पुट कर देंगे, यहाँ पर भी वन पुट करेंगे, देन वी गेट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर भी सी बार कॉमन मिल रहा है, सी बार है ये, मैंने स्क्वायर बोल दिया होगा, सॉरी। तो सी बार और ब्रैकेट में फिर आपके पास वही टर्म बन गई ए बार प्लस ए, तो आप इसको भी पुट करेंगे वन, देन फाइनली यू गेट सी बार। तो आपको यहाँ पर y इक्वल्स टू यानी कि आउटपुट जो मिनिमाइज होकर मिली वो मिली आपके पास सी बार। तो कहने का मतलब ये है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें और सीधा सी पर आप बार लगाकर आउटपुट लें तो इसका आउटपुट और ये वाला आउटपुट सेम ही आएगा। इस सर्किट को हमने क्या करके मिनिमाइज करके इतना छोटा कर दिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रडार, रडार क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, तो डिवाइड करके आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज रडार, सिंपल ये पूछ सकता है, राइट डाउन द 2 एप्लीकेशंस ऑफ रडार, ये भी पूछ सकता है ना। ठीक है, तो देखते हैं रडार क्या है। इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम दैट वर्क्स बाय द रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देन स्टडिंग द इको और द रिफ्लेक्टेड बैक वेव्स।
ठीक है। यानी कि रडार क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेस्ट डिटेक्शन सिस्टम है जो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और फिर स्टडी करता है जो वहाँ से वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापिस आती हैं उनको, फिर डिटेक्ट करता है अपने ऑब्जेक्ट। ठीक है, फुल फॉर्म ही आपको बता देगा सारी इंफॉर्मेशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी कि रेडियो वेव्स की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट भी करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है और फिर उसको रेंज भी करेंगे कि वो हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। डिटेक्शन रेफर्स टू वेदर द टारगेट इज प्रेजेंट और नॉट, यानी कि टारगेट प्रेजेंट है या नहीं है। द टारगेट कैन बी स्टेशनरी और मूवेबल, फिर चेक करेगा कि टारगेट अगर है तो वो स्टेशनरी है या मूव कर रहा है, दैट इज नॉन स्टेशनरी। रेंजिंग रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द रडार एंड द टारगेट, और रेंजिंग का मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस कितनी है रडार के बीच में और टारगेट के बीच में। तो ये रडार होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको मेन में लिखना है। पहले फुल फॉर्म लिख दीजिए और चाहे फिर ये वाला पैराग्राफ आप लिख दीजिए 2 नंबर। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगी, कंट्रोलिंग द एयर ट्रैफिक, यानी कि जो एयर में ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका रडार। शिप सेफ्टी, जो भी शिप्स आपके पानी के अंदर चलते हैं उसमें भी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, मिलिट्री एप्लीकेशन, मिलिट्री में आपने देखा भी होगा तोप पर या फिर गन्स पर रडार का यूज़ किया जाता है। वो सॉरी, मिलिट्री मतलब कि जहाँ पर आपकी मिलिट्री है वहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए कि कोई आपका दुश्मन आप पर आक्रमण तो नहीं कर रहा, या फिर युद्ध में कितनी दूर हमारा टारगेट है जिसको हमें हिट करना है। ठीक है, तो ये आपकी रडार की एप्लीकेशंस हो जाएगी। आगे आते हैं, क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन ए बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, डिस्क्राइब ब्रीफली सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन मैंने आपको पीछे बता दिया है तो दोबारा बताने की जरूरत आई थिंक नहीं होगी, और आगे भी शायद एक बार क्वेश्चन फिर से आया हुआ है क्योंकि मैंने ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से जो आप बार बार पूछे गए हैं वहाँ से मैंने ये लिए। तो 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज ट्रांसमीटर, सेकेंड वन इज चैनल और थर्ड वन इज द रिसीवर। तो अगर मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में बताऊं तो ट्रांसमीटर का काम है सिग्नल को ट्रांसमिट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। चैनल का काम है उस सिग्नल को ट्रांसमीटर से उठाकर रिसीवर तक पहुंचाना। ठीक है, और रिसीवर का काम है उस सिग्नल को जब चैनल ने भेजा उसको पकड़ना, यानी कि कैच करना और फिर उसको कन्वर्ट करना जिस फॉर्म में वो है। तो एक बार देख लेते हैं, ट्रांसमीटर इज ए टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट जनरेट रेडियो वेव्स so that data may be transferred or received through the antenna, जिससे कि एंटीने से रिसीव और ट्रांसमिट किया जा सके। फिर चैनल क्या करता है, चैनल इज ए डिवाइस दैट डिलीवर डेटा फ्रॉम वन और मोर सेंडर, यानी कि ट्रांसमीटर्स टू वन और मोर रिसीवर्स। इसका काम होता है सेंडर और मतलब एक या एक से ज़्यादा सेंडर या ट्रांसमीटर से सिग्नल को लेना और फिर एक या एक से ज़्यादा रिसीवर्स को सिग्नल को भेजना। फिर रिसीवर डज द डिमोडुलेशन, यानी कि जो यहाँ पर सिग्नल कन्वर्ट किया गया था जिससे कि एंटीना उसको पढ़ सके उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है। और डिमोडुलेशन इज द प्रोसेस टू रिकवरिंग द करेक्ट मैसेज सिग्नल, यानी कि करेक्ट मैसेज सिग्नल को रिकवर करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है रिसीविंग एंड पर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ क्या है, सैटेलाइट इज ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द लार्ज ऑब्जेक्ट इन स्पेस। सैटेलाइट एक छोटा ऑब्जेक्ट होता है जो एक बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे कि मून नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का, क्योंकि अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है। इफ द कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन एनी टू अर्थ स्टेशंस थ्रू ए सैटेलाइट देन इट इज कॉल्ड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जैसे अभी हमने रडार देखा था, है ना, रडार की हेल्प से हो रहा था, वो रडार कम्युनिकेशन हो जाएगा। इन दिस कम्युनिकेशन electromagnetic waves are used to carry signals. These signals carry the information such as voice, audio, video or between the ground and space and vice versa. ये डेफिनेशन मैंने पीछे भी आपको बताई हुई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आपने पढ़ा ही होगा जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, वही आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, एक होता है एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर। तो
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का यूज होता है ट्रांसमीटर सेक्शन पर, एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेटर का यूज होता है रिसीविंग सेक्शन पर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर क्या करता है, आपके सिग्नल को कन्वर्ट करेगा जिससे कि आपका चैनल उसको ट्रांसमिट कर सके, जबकि एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेटर का काम होता है जो चैनल ने ट्रांसमिट किया है उस सिग्नल को रिकॉल कर सके जिससे कि हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिल जाए। ये हो गया आपका ओवरव्यू। अब इसको लिखेंगे कैसे या समझेंगे कैसे, ये आप देख रहे होंगे एक मैसेज सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है, हमने दोनों को एक साथ मिक्स किया, देन वी गेट दिस वन। और ये आपका क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है इसलिए इसको एम्पलीट्यूड सिग्नल बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक है। ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक। और एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है किसका, ये कैरियर सिग्नल का, क्योंकि कैरियर सिग्नल का अगर आप यहाँ पर देखें एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। जब ये मिला मैसेज सिग्नल के साथ तो इसके अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, ठीक है ना। तो AM modulator is one which is used for superimposing a low frequency signal on a high frequency carrier signal, यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मैसेज सिग्नल है उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैरियर के साथ सुपर इम्पोज करता है। इन दिस मॉड्यूलेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज वेरीड इन द अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल, यानी कि कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा। तो एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का जो पार्ट टाइप है लीनियर मॉड्यूलेटर, वो यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है, यानी कि एक मल्टीप्लेक्सर है उसके या मल्टीप्लायर है, एक इनपुट पर आपका मैसेज सिग्नल है, दूसरे इनपुट पर आपका कैरियर सिग्नल है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल और इट्स कॉल्ड द लीनियर मॉड्यूलेटर। दिस इज अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग मैसेज सिग्नल MT बाई कैरियर सिग्नल AC cos ओमेगा CT, जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, यूजिंग एनालॉग मल्टीप्लायर हुज आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू सिग्नल्स, यानी कि इसका जो आउटपुट मिल रहा है ये इन दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर मॉड्यूलेटर हो जाता है। वैसे ही अगर आपसे डीमॉड्यूलेटर पूछ लेता है तो डीमॉड्यूलेटर आपका ये हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, एनवलप डीमॉड्यूलेटर। This is essentially just a half wave rectifier which change a capacitor to a voltage to peak voltage of incoming amplitude waveform. When the input wave's amplitude increase, the capacitor voltage is increased by the rectifying diode. When input amplitude is false यानी कि decrease, the carrier voltage is reduced by being decreased by a blade resistor R. The main advantage of this form of amplitude demodulator is that it is very simple and cheap. Just one diode, one capacitor and one resistor is needed. कहने का मतलब ये एनवेलप डिटेक्टर एक एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर का टाइप है जिसमें हम केवल एक डायोड, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर का यूज करते हैं। जैसे ही ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इसके इनपुट पर आएगा, ठीक है, और इनपुट पर जैसे ही जाएगा तो डायोड के थ्रू जैसे ही पास होगा तो अगर आपका एम्पलीट्यूड इसका बढ़ रहा है तो आपका ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये चार्ज होगा। अगर जैसे ही ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू घटेगी तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी की हेल्प से वो फाइंड आउट करेगा कहाँ पर लेवल अप है, कहाँ पर लेवल डाउन है, और उसी हिसाब से हमें आउटपुट पर क्या मिल जाएगा, एक जो हमारे पास मैसेज सिग्नल था जो हमने ट्रांसमिट किया था वो एज इट इज़ हमें रिकॉल हो जाएगा या रिसीव हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ यूज टू ऑफ्टन, हाउएवर इट डज सफ़र फ्रॉम सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ईजी है, कुछ ही कंपोनेंट्स का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो एक्यूरेसी में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है जिस वजह से ये कुछ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सफ़र करता है, ठीक है। तो ये अगर आपसे एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर पूछता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक न्यूमेरिकल भी मैंने यहाँ पर ले लिया, कभी कभी वो शॉर्ट फॉर्म में न्यूमेरिकल भी, यानी कि 2 नंबर में आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, सबसे पहले तो यही पूछा गया है, तो 2 नंबर में सिंपल इतना भी पूछ सकता है। तो मैंने अभी आपको पीछे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया था, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द हायर फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव
is varied in accordance to the instantaneous value of the modulating or baseband signal। यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू द लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल या मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। आप देख रहे होंगे ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, दोनों को मिलाया वी गेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर वेवफॉर्म, ये तीनों वेवफॉर्म्स आपको बनाकर दिखानी। मैसेज सिग्नल आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, आप अगर ऐसे लेना चाहते हो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप मैसेज सिग्नल इस फॉर्म में लेना चाहते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन उसी के हिसाब से फिर आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना होगा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है न्यूमेरिकल वो हम आगे देखते हैं। ये क्या है, दिया हुआ है AM रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट्स 6 किलोवाट पावर व्हेन मॉड्यूलेटिंग परसेंटेज इज 70%। यानी कि आपको ट्रांसमीटर रेडिएट्स पावर आपको दिया हुआ है PT, जो टोटल वो ट्रांसमिट करता है, फिर परसेंटेज मॉड्यूलेशन दिया हुआ है 70%। अगर हम म्यू की वैल्यू निकालें दैट मीन्स 0.7, और हमें पूछा है कैरियर पावर, तो हमें पता है PT इक्वल्स टू PC ब्रैकेट में 1 + μ²/2। आपके पास PT है, PC आपसे पूछा है, म्यू आपके पास है, देन you calculate and get PC equals to 4.8193 किलोवाट। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के न्यूमेरिकल्स की मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, आप वहाँ से उसको जाकर जरूर देख लें, क्योंकि 1 और 2 कभी कभी किसी पेपर में मिनिमम एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, किसी पेपर में 2 न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये न्यूमेरिकल, ये तो आपका शॉर्ट न्यूमेरिकल था जो 2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका या तो सेक्शन B या सेक्शन C में बनता है, और आपको पता ही है सेक्शन B और C में जो क्वेश्चन बनता है वो 7 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के न्यूमेरिकल्स की, और उसके साथ साथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो डेरिवेशन है वो वीडियो आप डेफिनेटली देख कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, व्हाट इज CMMR। बहुत बार पूछा गया है CMMR क्या होता है, तो CMMR की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। नाम से ही कुछ पता चल रहा है, उसको ही देखते हैं क्या है। इज द एबिलिटी ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, CMMR एक एबिलिटी है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, टू नॉट पास यानी कि रिजेक्ट करेगा द पोर्शन ऑफ द सिग्नल कॉमन टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो एक एबिलिटी है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो रिजेक्ट करता है किस पोर्शन को, सिग्नल के जो कॉमन है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी जो भी आपने सिग्नल दिया है। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव साइड हमने ABC दिया है और नेगेटिव साइड हमने CDE दिया है तो वो रिजेक्ट करेगा C को। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, व्हाट इज द एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो एवलांचे ब्रेकडाउन क्या है, द एवलांचे ब्रेकडाउन occurs when a high reverse voltage is applied across the diode। जब डायोड के अक्रॉस एक आप हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तब आपको एवलांचे ब्रेकडाउन मिलेगा। As we increase the applied reverse voltage, the electric field occurs the junction increase। जैसे जैसे आप इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जंक्शन के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बढ़ जाएगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड exerts a force on the electron at the junction and frees them from covalent bond। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो एक फोर्स जनरेट होगा जो इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा और वो जंक्शन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फ्री कर देगा फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग विद हाई वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन एंड कोलाइड विद अदर एटम्स। जैसे वो फोर्स उनको क्या कर देगा, फ्री कर देगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ देगा, तो वो हाई वोल्टेज के साथ क्रॉस करेंगे जंक्शन को और कोलाइड करेंगे अदर एटम्स वहां पर जो होंगे, दस क्रिएटिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। दिस रिजल्ट इन ए रैपिड इंक्रीज इन द नेट करंट।
जिससे कि अचानक से बहुत तेजी से करंट बढ़ जाएगा। अच्छा, बोथ दीज, ये सॉरी लाइन ये आ गई है, ये बोथ दीज ब्रेकडाउन्स का जिक्र कर रहा है। जब एवलांचे ब्रेकडाउन आप यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, आगे जीनर ब्रेकडाउन भी है, तो उसकी लाइन यहाँ पर आ गई। ये दोनों जीनर डायोड में होते हैं, ठीक है, तो इस लाइन को आप अवॉइड करेंगे। तो इस तरीके से एवलांचे ब्रेकडाउन पूछता है, तो आपको ये लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, मेनली आपको इंपॉर्टेंट लिख देना है कि किस तरीके से एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। यानी कि एवलांचे ब्रेकडाउन अकर होता है हाई रिवर्स वोल्टेज पर, क्योंकि हाई रिवर्स वोल्टेज होने पर एक पॉइंट पर जाकर आपकी जो जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, और वहां पर हाई वोल्टेज या सॉरी हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी आपके डायोड में, ठीक है। अब आते हैं आइडियल वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अपने डायोड की, है ना। ये यहाँ पर डायोड लिख देता हूँ मैं। आइडियल मतलब जो एक्चुअल होनी चाहिए, प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो वो अचीव करना मुश्किल है। तो डायोड एनपीएन या पीएन जंक्शन डायोड, इस तरीके से आपका सिंबल है, पी की तरफ पॉजिटिव, एन की तरफ नेगेटिव, ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। वी आई का मतलब हो गया वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये जो नी वोल्टेज है जहाँ पर आपका डायोड स्टार्ट होगा वर्क करना, वो जर्मेनियम के लिए 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है। क्योंकि ये राइट साइड है तो दैट मीन्स ये फॉरवर्ड वोल्टेज हो गई, ये लेफ्ट साइड है तो ये रिवर्स वोल्टेज हो जाएगी। जहाँ पर आपका करंट बहुत तेजी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा। और यहाँ पर अगर हम यही जीनर डायोड की बात करें तो एक जीनर ब्रेकडाउन मिलेगा, एक एवलांचे ब्रेकडाउन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट कम होता है, इसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। तो ये आपकी आइडियल डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, ठीक है। ये भी कई बार आपसे पूछा गया, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज बेटर देन द फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल इज दैट कॉस्ट का मैटर करता है। कॉस्ट क्या कहती है, एफिशिएंसी भी आगे बढ़ती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट। द ब्रिज रेक्टिफायर डज नॉट रिक्वायर ए बल्कि सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर में आपको सेंटर टेप रेक्टिफायर की या सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं होती है। नाउ इट इज द सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर आर कॉस्टियर देन डायोड्स एंड ए स्टेप इंडेक्स स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, हैंस रिड्यूस साइज एंड कॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि सेंटर टेप्ड जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी कॉस्ट कंपेयर टू द ब्रिज रेक्टिफायर ज़्यादा होती है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में आप 4 डायोड यूज़ कर रहे हैं, सेंटर टेप में आप 2 ही डायोड यूज़ कर रहे हैं। फिर भी ब्रिज रेक्टिफायर में जो डायोड्स हैं वहाँ पर आप सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उसकी कॉस्ट और साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करेंगे कंपेयर टू द सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा, या फिर एक एडवांटेज होती है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की एक्यूरेसी कंपेयर टू द सेंटर टेप अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जब अभी मैं पीछे जिक्र कर रहा था, व्हाट इज जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है वो चीज़ यहाँ पर पूछिए। तो अब इसको देख लेते हैं। व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस, वो भी रिवर्स बायस में था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड दे मूव एट ए हाई वेलोसिटी, यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपके हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे। द हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द अदर एटम्स एंड गिव राइज टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फिर कोलाइड करेंगे अदर एटम से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से जनरेट कराएंगे। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टर्न गिव राइज टू द हाई वैल्यू ऑफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिस वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फास्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो एक हाई रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड द जीनर ब्रेकडाउन। और जहाँ पर आपका जंक्शन ब्रेक हो जाएगा वो आपका ब्रेकडाउन कहलाएगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द जीनर ब्रेकडाउन। दोनों एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन दोनों जीनर डायोड में होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम बीजेटी और एफईटी के बीच में डिफरेंस देख रहे थे, तो बीजेटी और जीएफईटी के बीच में भी डिफरेंस पूछ सकता है। तो मेन डिफरेंस क्या है, बीजेटी इज ए डिवाइस इन विच
आउटपुट करंट इज कंट्रोल्ड बाय द बेस करंट, यानी कि आउटपुट करंट को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो वो बेस करंट से आप कंट्रोल करेंगे बीजेटी। ऑन द कॉन्ट्रेरी JFET is a device whose output current is controlled by the input voltage applied to it। जबकि JFET में क्या होगा, उसकी आउटपुट करंट जो है वो कंट्रोल होगी किससे, इनपुट वोल्टेज से जो भी JFET पर अप्लाई, ठीक है। या फिर कुछ और डिफरेंसेस पॉइंट देख लेते हैं। ये BJT लो इनपुट इम्पिडेंस होता है, JFET हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है। BJT हाई आउटपुट इम्पिडेंस होता है, इसका लो आउटपुट इम्पिडेंस होता है। ये बाइपोलर डिवाइस है, ये यूनिपोलर डिवाइस है। नॉइज़ ज़्यादा होती है, नॉइज़ कम होती है, चीपर होता है, कॉस्टियर होता है, गेन अधिक होता है, इसका गेन कम होता है। करंट कंट्रोल डिवाइस है, JFET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो आप चाहे इन डिफरेंसेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन सेक्शन बी या सी में कहीं पे पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन के साथ तो फिर आप पूरा लिखाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप चाहे इस तरीके से दिखा दें या फिर इस थ्योरी को लिखकर आप 2 नंबर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इनफ रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डोपिंग। देखो यूनिट 4th और 5th को छोड़ के जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2 नंबर, तो आप इनको जरूर ध्यान से याद करके जाएं, ठीक है। तो डोपिंग क्या है, व्हाट इज डोपिंग एंड व्हाई इट इज नीडेड। डोपिंग क्या है और ये क्यों नीडेड है। तो पहले देखते हैं, डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम इम्प्योरिटीज एटम इन ए प्योर और इंट्रेंसिक, प्योर को इंट्रेंसिक बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर, सो एज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। यानी कि डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं एटम में, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द मतलब सेमीकंडक्टर, किस लिए, जिससे कि इंक्रीज हो जाए कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। डोपिंग कैन बी डन इन 2 वेज, 2 तरीके से हम डोपिंग को कंप्लीट करते हैं। एन टाइप डोपेंट इज एडेड या फिर पेंटावेलेंट डोपेंट इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिससे कि आपको मिलेगा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। वहीं पर व्हेन पी टाइप डोपेंट या फिर ट्राइवैलेंट डोपेंट एटम इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। यानी कि अगर आप किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में पेंटावेलेंट डोपेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो यू गेट द एन टाइप सेमीकंडक्टर। वहीं पर अगर आप ट्राइवैलेंट डोपेंट एटम्स को ऐड करते हैं देन यू गेट द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग की नीड क्यों हुई, फॉर गेटिंग द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट मीन्स एन टाइप और पी टाइप। किस टाइप का आपको सेमीकंडक्टर डिजाइन करना है वो अगर आप चाहते हैं तो वो आपको डोपिंग की हेल्प से ही मिलेगा। और डोपिंग क्या हो गया, कि कुछ इम्प्योरिटीज आप ऐड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो ये डोपिंग हो गया। क्यों नीड हुई, एन और पी टाइप बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी हमने पीछे जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन पढ़ लिया है, अब उसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो वो डिफरेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इन जीनर ब्रेकडाउन इलेक्ट्रॉन्स मूव अक्रॉस द बैरियर फ्रॉम द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप टू ए कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप। वहीं पर अगर आप एवलांचे ब्रेकडाउन देखें, इन एवलांचे ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द डायोड, as a result free electrons or electric current increases in the semiconductor. Second point, it occurs in the presence of high electric field, or it occurs because of the collision of free electrons with atoms। यानी कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है तब जीनर ब्रेकडाउन होता है, जबकि आपने कोलिजन हो रहा है अगर इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के साथ तो इसलिए वहां पर एवलांचे ब्रेकडाउन आएगा। It occurs in diode that are highly doped। ये कब होता है, जब डायोड हाईली डोप्ड हो। It occurs diode that are lightly doped, ये उन डायोड्स में होता है जो लाइटली डोप्ड होते हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का, ठीक है, या फिर लास्ट ब्रह्मास्त्र है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए।
इसमें है व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, हाउ इट फॉर्म्स, और ये कैसे फॉर्म होती है। तो लिखेंगे द डिप्लीशन रीजन इज कॉज्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस। डिप्लीशन लेयर जो बनती है वो किसकी कारण बनती है, डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस, बिकॉज ऑफ द concentration gradient holes diffuse from p side to n side across the junction, जिससे कि क्या होता है कि p टाइप और n टाइप की साइड से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होता है, while इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम n साइड टू द p साइड। होल्स डिफ्यूज होंगे p साइड से n साइड की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे n साइड से p साइड की तरफ। यानी कि डिप्लीशन लेयर जो बनती है वो जंक्शन के पास में बनती है, और वो क्यों बनती है, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द चार्जेस। द होल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजिंग टूवर्ड्स ईच अदर कंबाइनिंग नियर द जंक्शन, जो कंबाइन होते हैं जंक्शन के पास, व्हेन द डायोड इन द फॉरवर्ड बायस कनेक्शन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। और जब जंक्शन जो आपका है या फिर जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में होगा तो इस डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी, जबकि व्हेन द डायोड इज इन द रिवर्स बायस कनेक्शन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, या डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी जब आप रिवर्स बायस में अपने डायोड को कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है पीएन जंक्शन, जिसमें पी साइड आप देख रहे होंगे होल्स हैं यानी कि पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन है एन साइड। ठीक है, जब डिफ्यूजन होना स्टार्ट होता है तो होल्स इधर की तरफ डिफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट करते हैं, और ये जंक्शन के पास में एक लेयर जनरेट कर देते हैं, जिससे कि जो ये डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था वो पी साइड चले गए, और डिफ्यूजन जो होल्स हुआ था वो एन साइड चले गए। ठीक है, तो ये जो एक लेयर बन गई है दैट्स कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ चलिए, तो फाइनली 2 मार्क्स के लिए जो हमने ब्रह्मास्त्र या फिर एक गैस क्वेश्चन का पेपर की जो वीडियो आपको दी है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी 2 मार्क्स के सेक्शन के लिए, और जो हमारा टारगेट है 12 आउट ऑफ 14, आई होप हम इसको कल एग्ज़ाम में अचीव जरूर करेंगे। ठीक है, मेरी जो उम्मीदें हैं, मेरी जो दुआएं हैं वो आप लोगों के साथ हैं कि हम इस एक पर्टिकुलर वीडियो से ही 12 मार्क्स गेन कर सकें सेक्शन ए में, या फिर देखिए सेक्शन ए की बात नहीं हो रही, सेक्शन बी सेक्शन सी में अगर कहीं से भी आपको एक्सप्लेन करा लेता है कोई भी क्वेश्चन तो उस तरीके से मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि ये मैं बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस बच्चों की डिमांड के कारण लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और कैसी वीडियो लगी आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, जब आपका पेपर हो जाए तो प्लीज़ आप किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो पर या इसी वीडियो पर आप अपने कमेंट्स जरूर कर दें पेपर देकर आने के बाद, कैसा पेपर हुआ, हमारे पढ़ाए हुए से किस तरीके से आपको क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से आपके हेल्पफुल रही वो चीज़ें, तो प्लीज़ करके आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए, इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास जताने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मैं शुक्रिया भी करूंगा सभी बच्चों का जो प्रीवियस एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट हुआ उसमें आप लोगों ने जो इंजीनियर्स गेटवे पर अपना विश्वास दिखाया है उसको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, एनालाइज करता हूँ वीडियोस को, तो इस टाइम पर आप लोग बहुत डिपेंड कर रहे हैं हम लोगों पर, हमारी टीम आपको प्रोवाइड भी करा रही है चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं। ये वीडियो भी बच्चों के कहने पर मैसेज आए व्हाट्सएप पर कि सर एक 2 मार्क्स की ही आप इम्पोर्टेंट वीडियोस बना दीजिए सभी यूनिट की, तो तभी मैंने अरेंजमेंट किया बहुत जल्दी तब जाकर ये वीडियो बना पाया और आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।